हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस पर, ठीक है। और क्लास ट्वेल्थ के पॉलिटिकल साइंस पर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पर इस संपूर्ण वीडियो पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो इसके लिए हम आपके लिए क्या किए हैं, संपूर्ण बुक से आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जिसे आप 2 नंबरिया के तौर पर जानते हैं, उन सभी सवाल को हम आपको 8 से 10 वीडियो में उपलब्ध करवा देंगे। बहुत ही जल्द ही 8 से 10 वीडियो आपको हम लघु उत्तरीय प्रश्न संबंधित आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। और इनका साथ में आपको नोट्स भी देंगे। और नोट्स लेने के लिए आप हमारा सिंपल सा नोट्स टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप डायरेक्ट वहां से हमारे नोट्स को सेम टू सेम इसी प्रकार का नोट्स आप पा सकते हैं। तो जल्द ही आप नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और लघुत्तरीय प्रश्न होने के तुरंत बाद ही आपको मात्र 5 से 6 वीडियो में आपको हम इनका जो सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो होगा, जिसे आप 5 नंबरिया के तौर पर जानते हैं, वो भी आपको कंप्लीट करा देंगे। तो इसी सिलसिले में आज हमारा ये पहला वीडियो आ रहा है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसमें इस वीडियो में आपको 15 सवाल बहुत ही अच्छे प्रकार से समझाया गया है। और समझने के बाद अगर आप PDF से अपने कॉपी में नोट बना लेते हैं तो आपको ज़िंदगी भर के लिए ये याद हो जाएगा। आप संपूर्ण वीडियो को देखिएगा, सभी सवाल को देखिएगा, पूरी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सवाल आज का आता है कि लोक अदालत क्या है। तो सिंपल सा अर्थों में बताएं क्या हम लोक अदालत क्या होता है। तो लोक अदालत वैसा अदालत है, गांव गांव के अगर आप स्टूडेंट हैं तो समझते होंगे क्या, गांव देहात में पंचायती नाम से होता है, जिसके तहत मुखिया और सरपंच सभी बैठकर उस न्यायालय में लंबित मुकदमा जो होता है उन पर सौहार्दपूर्ण तरीके से क्या करता है, निपटारा करता है। उसी के संदर्भ में आपका लोक अदालत सेम टू सेम है, आपको उसी को लिखना है। तो पहली बात जानिए क्या, लोक अदालत को 19 कब से वैधानिक दर्जा दिया गया। सबसे प्रथम आपको यही लिखना है कि लोक अदालत को कब वैधानिक दर्जा दिया गया, उनके बाद उनमें सभी प्रकार की जो घटनाएं होती है उन सबको लिखना है। तो सिंपल सा आप लिखिएगा लोक अदालत क्या है, कि लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, क्या बोले, लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया है। यानी कि लोक अदालत 1900 जो हमारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया है, अर्थात कानूनी दर्जा दे दिया गया है आपका लोक अदालत को, ठीक है। उनके बाद आपको लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, क्या लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित मुकदमों के रूप में दाखिल नहीं किए गए। लोक अदालत में क्या होता है, लंबित मुकदमा के रूप में दाखिल नहीं किया गया और मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है, यानी कि भाईचारा के तौर पर उस मामले को क्या किया जाता है, निपटारा किया जाएगा। यह सामान्य न्यायालय से अलग होता है। सिंपल सी बात है, अगर आपका पंचायती हो रहा है तो वो सामान्य न्यायालय से क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौता होता है। सिंपल सा पंचायती में आप देखते हैं कि विवादित पक्ष दो विवादित पक्ष होता है, उनके बीच क्या होता है, परस्पर समझौता होता है, के माध्यम से विवादों के क्या होता है, सुलझाया जाता है। वर्तमान समय में न्याय मिलने में जहां अधिक समय लगता है, अगर आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाइएगा तो आपको पता होगा क्या, उसमें जो न्याय मिलती है बहुत ही अधिक समय लग जाता है। अगर लोक अदालत में न्याय व्यवस्था की बात करें तो वह आपको तुरंत ही लोक अदालत में आपको न्याय मिल जाएगा। इसलिए कहता है क्या, वर्तमान समय में न्यायालय मिलने में जहां अधिक समय लगता है, वहां लोक अदालत न्याय व्यवस्था का सुलभ साधन है। तो आसानी से आप लोग लोक अदालत के बारे में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि बिहार लोक अदालत को विधिक प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया है। उनके बाद लिखना आपको, लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित मुकदमा के रूप में दाखिल नहीं किया जाएगा और मामले को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाएगा, जो सामान्य न्यायालय से अलग होता है, क्योंकि यहाँ विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवाद को क्या किया जाता है, समझाया जाता है। और लिखना है आपको, वर्तमान समय में न्याय मिलने में जहाँ अधिक समय लगता है, वही बात करें लोक अदालत की तो यह न्याय व्यवस्था का सुलभ साधन है। आई होप आपको ये संपूर्ण जो लोक अदालत का
लोक अदालत से संबंधित हमारी उत्तर थी, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्या बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बहु मतलब क्या था? अनेक, और दलीय मतलब दल, व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? यानी अनेक दलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो बात करें बहुदलीय व्यवस्था की तो आपको लिखना है बहुदलीय व्यवस्था एक प्रणाली है। सिंपल सी बात, बहुदलीय व्यवस्था आपका क्या है? एक प्रणाली है। इसमें कई दलों और पार्टियों की प्रधानता पाई जाती है। सिंपल सी बात है, जब अनेक दल होगा तो इसमें कई दल होगा और अनेक पार्टियां की भी प्रधानता पाई जाएगी। सभी दल सरकार बनाने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। कई दलों को मिलाकर साझा सरकार बनती है, इसे ही बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो केंद्र की सरकार, मोदी सरकार भी बहुदलीय, यहाँ लिखना था बहुदलीय व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी कई दल शामिल हैं। अन्य कई देशों में यह व्यवस्था मौजूद है, जैसे फ्रांस, इटली, पाकिस्तान, पुर्तगाल, स्पेन, ब्राजील, कनाडा इत्यादि। तो पहले समझिए आपका क्या बहुदलीय व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो बहुदलीय व्यवस्था क्या है कि बहुदलीय व्यवस्था से ही आप समझ रहे हैं, इसमें अनेक दल होगा, अनेक राजनीतिक पार्टियां होंगी, जो भी होगा वो बहुत सारे होगी। तो बहुदलीय व्यवस्था आपको लिखना है क्या? एक प्रणाली है जिसमें बहुदलीय व्यवस्था क्या है? बहुदलीय व्यवस्था एक प्रणाली है, इसमें कई दल और पार्टियों की क्या होती है? प्रधानता पाई जाएगी। सभी दल यानी कोई भी राष्ट्रीय दल हो, तो राष्ट्रीय दल हो या राज्य दल हो, वह क्या करता है? चुनाव लड़ता है और प्रतिस्पर्धा में लगा रहता है। कोई भी दल हो वह अपना सरकार बनाने के लिए उत्सुक रहता है। इसलिए लिखना है आपको क्या सभी दल जो है वह अपना क्या रहता है? प्रतिस्पर्धा में लगे रहता है। और जब कई दल को मिलाकर, यानी कि गठबंधन वाली सरकार की बात आप लोग सुने होंगे, वही बात आती है क्या? जब कई दल को मिलाकर सरकार बनेगी तो इसे ही हम लोग बहुदलीय प्रणाली कहेंगे। क्या लिखना है? कई दलों को मिलाकर जब साझा सरकार बनती है, इसे ही हम लोग बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। वर्तमान समय की बात हम लोग देखें तो केंद्र में जो आपकी मोदी सरकार है वह क्या है? बहुदलीय व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि वर्तमान समय में मोदी सरकार भी आपका बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत आता है, और क्योंकि इसमें भी कई दल शामिल हैं। अन्य कई देश की व्यवस्था की बात करें तो उसमें फ्रांस, इटली, पाकिस्तान, पुर्तगाल, स्पेन, ब्राज़ील, कनाडा इत्यादि में भी आपका बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। आई होप आपको ये पूरी अच्छा से समझ में आ गया होगा क्या बहुदलीय व्यवस्था क्या है। चलिए बात करते हैं सांप्रदायिकता क्या है। तो सिंपल सी बात में बताए, इसे आप लोग अपने दिल पर ना लीजिएगा, क्योंकि समझाने का जो विधि है उसी प्रकार से आपको हम समझाएंगे। सिंपल सा अर्थ में समझाए, अगर आप किसी भी धर्म से हैं, अगर आप किसी भी धर्म से संबंधित रखते हैं और संकीर्ण मनोवृत्ति से हैं, तो आप क्या कीजिएगा? क्या अपना जो संप्रदाय है उसी के लिए आप क्या कीजिएगा? उसी संप्रदाय का आप अपना हित देखिएगा। उसमें क्या करेंगे? आप पूरे राष्ट्र का व्यापक हित का विरोध करेंगे और अपने हित को ही प्रोत्साहित करेंगे, तो इसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। सिंपल सी बात है, सांप्रदायिकता क्या है इसकी अभी हम लोग परिभाषा को देखेंगे, और भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता किस प्रकार हावी है इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सांप्रदायिकता क्या है। ठीक है, सांप्रदायिकता आपका क्या है? क्या सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। सिंपल सी बातें आपको हम जो बताए हैं उसी को आपको लिखना है। क्या सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र का जो व्यापक हित का विरोध करता है। यानी सांप्रदायिकता का तात्पर्य ऐसा संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र का क्या करता है? व्यापक विरोध करता है, और व्यक्ति को केवल अपना व्यक्तिगत धर्म, यानी कि वह जिस धर्म को मानता है उसके हित में ही प्रोत्साहित करने तथा संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। यही आपका सांप्रदायिकता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रभाव को आपको देखना है, तो चलिए आपको भारत की राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रभाव देखते हैं। तो सिंपल सी बातें क्या है? क्या अगर आप सांप्रदायिकता को समझने चले तो आपका सांप्रदायिकता क्या है? ऐसे संकीर्ण मनोवृत्ति से है जिस वह पूरे राष्ट्र या समाज का व्यापक हित का विरोध करेगा, सिर्फ अपना व्यक्तिगत धर्म जो होगा उसी के हित को प्रोत्साहित करेगा और संरक्षण देने की भावना को महत्व देगा, वही आपका क्या होगा? सांप्रदायिकता होगा। और सेकंड बात आपको लिखना है, क्या भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रभाव किस प्रकार से है। तो बात करें क्या सांप्रदायिकता लोकतंत्र को कमजोर किया है, क्योंकि मतदान का अधिकार कई क्षेत्र में अब धार्मिक पहचान बन गई है। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने आसपास में देखते होंगे
क्या कई क्षेत्र में क्या हो गया है, क्या जिस पार्टी का आदमी खड़ा हुआ है या जिस धर्म से उसका व्यक्ति खड़ा हुआ है तो वह उसी को वोट देगा। ये देखा जाता है। अक्सर अपने बिहार में बात करें तो सांप्रदायिकता में एक सबसे मजबूत पहचान यही है कि जिस जाति का वो व्यक्ति है उस जाति में जितने भी मतदाता हैं उन सभी को लगभग उन सभी का वोट इसी जाति को आता है। इसी आधार पर कह सकते हैं कई क्षेत्र में क्या बन गया है, धार्मिक पहचान बन गया मतदान का आधार सांप्रदायिकता। क्या बन गया है, सांप्रदायिकता क्या करता है कि मतदान का आधार जो है कई क्षेत्र में अब क्या हो गया, धार्मिक पहचान बन गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता क्या कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर किया है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्या राजनीति में सांप्रदायिकता के समावेश से धार्मिक समुदायों में तनाव, रंग और स्थिति की पैदा हो गई है। यानी राजनीतिक में सांप्रदायिकता के समावेश से क्या हुआ है, देखते होंगे आप लोग, क्या धार्मिक समुदाय में तनाव होता है, रंग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। ये सब सिंपल सी बातें हैं, आप भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। सांप्रदायिकता के कारण राजनीतिक दल लाभ की दृष्टि से अल्पसंख्यकों के प्रति तुष्टीकरण और वोट की नीति अपना ली है, जो जबकि वास्तविक विकास नहीं हो पाया है। सांप्रदायिकता के कारण क्या करता है राजनीतिक दल, अल्पसंख्यकों को लाभ की दृष्टि से क्या किया है, अपना लिया है और तुष्टीकरण और वोट की नीति अपना लिया है अल्पसंख्यकों के प्रति। और जबकि वास्तविक विकास की बात करें तो वह अल्पसंख्यकों की अभी तक विकास नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार से भी आप देखते हैं क्या हमारा जो सांप्रदायिकता है वह लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहा है, क्योंकि इससे आपका राजनीतिक दल को ही सबसे अधिक फायदा होता है सांप्रदायिकता से। आई होप आपको सांप्रदायिकता अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा का सारा आपका सवाल रहेगा, आप सारा का सारा अच्छी प्रकार से देखकर कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। तो विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, इनको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो विदेश नीति क्या है, किसी भी देश का व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार जैसा ही होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का व्यवहार को उसके व्यक्तिगत हित प्रभावित करता है, उसी प्रकार से एक राष्ट्र का व्यवहार भी उसके राष्ट्रीय हित से प्रभावित होता है। देखिए आपको हम सिंपल सा अर्थ हम बताएं, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसके व्यक्तिगत हित को प्रभावित करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक राष्ट्र क्या करता है, व्यवहार ठीक उसी प्रकार से एक राष्ट्र का व्यवहार भी उसके राष्ट्रीय हित को प्रभावित करता है। यानी कि जिस प्रकार से आप एक व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का आप लोग व्यवहार करते हैं उसके हित को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार से एक देश दूसरे देश से जिस प्रकार का राष्ट्रीय हित को प्रभावित करता है उसे ही क्या कहेंगे, हम लोग विदेश नीति कहेंगे। चलिए आगे आपको और अच्छी प्रकार से समझाते हैं। क्या किसी भी देश का व्यवहार व्यक्ति के व्यवहार जैसा ही होता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का व्यवहार को उसका व्यक्तिगत हित प्रभावित करता है, देख रहे हैं क्या है, जिस प्रकार व्यक्ति का व्यवहार उसके व्यक्तिगत हित को प्रभावित करता है, उसी प्रकार से एक राष्ट्र का व्यवहार भी उसके राष्ट्रीय हित को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, क्या विश्व में बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीयवाद में एक देश का दूसरे के साथ संबंधों में विस्तार हुआ है, आपस में अनेक क्षेत्रों में सहयोग तथा आदान प्रदान का विकास हुआ है। जिन बातों को ध्यान में रखकर वह जिस नीति के तहत कोई भी राष्ट्र देश के साथ अपने संबंध को तय करता है उसे ही हम लोग विदेश नीति कहते हैं। सिंपल सी बातें क्या है विदेश नीति, विश्व में बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीयवाद में एक देश दूसरे देश के साथ संबंधों में क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। आप लोग इसे भी आसानी पूर्वक अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि आपस में अनेक क्षेत्र का सहयोग साथ आदान प्रदान का विकास भी हुआ है। जिन बातों को ध्यान में रखकर, अर्थात जब दोनों देश जिन बात को ध्यान में रखकर वह जिस नीति के तहत कोई राष्ट्र अन्य देश के साथ अपने संबंध को तय करेगा वही आपका क्या होगा, विदेश नीति। तो सिंपल सी बातें आप लोग क्या समझे कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जिन बातों को ध्यान में रखकर वह जिस नीति के तहत जिन नीति के तहत अपना संबंध को स्थापित करेगा वही आपका क्या होगा, विदेश नीति कहेंगे उसी को हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है कि किसी भी देश की विदेश नीति का विकास घरेलू राजनीति, अन्य देशों की नीतियां व व्यवहार एवं विशिष्ट भू राजनीतिक परिस्थिति से प्रभावित होता है। याद रखें कि किसी भी देश की विदेश नीति का विकास जो होता है घरेलू राजनीति, नीतियां, व्यवहार एवं विशिष्ट भू राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। तो सिंपल सा अर्थों में आपको हम समझाएं विदेश नीति क्या है। तो विदेश नीति क्या है, एक देश का दूसरे देश के साथ जिन बातों को ध्यान में रखकर, जिन नीतियों को ध्यान में रखकर अपने साथ संबंधों
को तय करता है उस देश के साथ, उसे ही हम लोग विदेश नीति कहते हैं। और किसी भी देश की विदेश नीति का विकास घरेलू राजनीति, अन्य देशों की नीतियां या व्यवहार एवं विशिष्ट भूभाग राजनीतिक परिदृश्यों से प्रभावित होता है। इसे एक बार आप लोग इसे एक बार और अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरी अच्छी प्रकार से आपको दिमाग में आ जाएगा। आई होप आपको वह सवाल भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। सामूहिक सुरक्षा क्या है? बात करते हैं सामूहिक सुरक्षा यानी कि समूह के रूप में सुरक्षा या सामूहिक सुरक्षा क्या है। तो समझिए, सामूहिक सुरक्षा शब्द से प्रकट होता है कि सामूहिक सुरक्षा किसी राष्ट्र द्वारा सुरक्षा के लिए किए गए प्रयत्न से संबंधित है। सामूहिक सुरक्षा का अगर आप लोग एक शब्द में समझे तो क्या है? क्या राष्ट्र द्वारा सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयत्न से संबंधित है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहता है, किंतु यदि उस पर संकट आता है अथवा आक्रमण किया जाता है तो सामूहिक सुरक्षा संबंधित सभी राष्ट्र की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से संगठित हो जाता है। आप सिंपल सा अर्थों में समझिए, क्या प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहता है, किंतु यदि उस पर संकट आता है अथवा आक्रमण किया जाता है तो सामूहिक सुरक्षा से संबंधित सभी राष्ट्र उसकी रक्षा के लिए क्या हो जाता है? सामूहिक रूप से संगठित हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का आशय है किसी एक के लिए सभी तथा सबके लिए प्रत्येक। इस प्रकार से बात करें तो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा क्या है? किसी एक के लिए सभी तथा सबके लिए प्रत्येक है। यह एक संयुक्त कार्यवाही की ऐसी मशीनरी है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर आक्रमण को रोका जा सकता है। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सब देशों की संप्रभुता और किसी की आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की उनकी इच्छा पर आधारित है। यानी कि आप लोग क्या समझे, क्या सामूहिक सुरक्षा क्या है? सामूहिक सुरक्षा शब्द से प्रकट होता है कि सामूहिक सुरक्षा किसी राष्ट्र द्वारा सुरक्षा के लिए किए गए सामूहिक प्रयत्न से संबंधित है। प्रत्येक राष्ट्र क्या रहता है? अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है, किंतु अगर उस पर किसी कारणवश संकट आ जाता है तो सामूहिक सुरक्षा से संबंधित सभी राष्ट्र उसकी रक्षा के लिए सामूहिक रूप से संगठित होगा। इस प्रकार की बात करें तो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का आशय है क्या किसी के लिए सभी रहेगा, यानी किसी भी देश पर संकट आएगा तो उसके लिए सभी देश तैयार रहेगा। सामूहिक सुरक्षा से संबंधित देश तथा सबके लिए प्रत्येक देश रहेगा। और यह एक संयुक्त कार्यवाही की एक ऐसी मशीनरी है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जो भी आक्रमण होने वाला होगा उसे रोका जा सकता है या विफल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण देश का सामूहिक सुरक्षा रहता है। तो संपूर्ण देश मिलकर एक साथ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय आक्रमण जो होता है उसे रोक सकता है या विफल कर सकता है। तो सामूहिक की सुरक्षा की अवधारणा सब देशों की संप्रभु संपानता और किसी की आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की उनकी इच्छा पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? नेक्स्ट सवाल है आपका, वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव को बताएं। ठीक है, तो वैश्वीकरण का हम लोग सकारात्मक प्रभाव को समझेंगे। किसी भी प्रकार की चीज़ का दो प्रकार का प्रभाव होता है। पहला होता है आपका सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। यानी कि उससे क्या क्या फ़ायदा है और इससे क्या क्या हानि है वो होगा आपका नकारात्मक, और क्या फ़ायदे हैं वो होगा आपका सकारात्मक। तो आपको यहाँ पढ़ना है सकारात्मक प्रभाव क्या, वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो चलिए देख ही लेते हैं वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव के कारण ही आज विश्व के विभिन्न देशों के उत्पाद एक ही स्थान पर मिल पा रहा है। सेवा क्षेत्र में जो विकास इसका सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू है। इसी के कारण आधुनिक व्यापार का वैश्विक रूप सामने आया है, जिसके कारण लोगों को विभिन्न देशों में स्थापित होने व रोजगार की अवसर को बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सिंपल सी बात करें तो वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है। तो वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव के कारण ही आज विश्व का देश में विभिन्न देशों का उत्पाद एक ही स्थान पर मिल पा रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण है आयात और निर्यात। सकारात्मक का ही प्रभाव है आपका आयात और निर्यात का ही प्रभाव है आपका विभिन्न देशों का उत्पाद, जो किसी प्रकार की वस्तु बना दी जाती है, जो उत्पाद होती है वह एक ही स्थान पर हमें मिल जाता है। और सेवा क्षेत्र में विकास का सबसे बड़ा वैश्वीकरण का योगदान है, क्योंकि इसी के कारण आधुनिक व्यापार जो है वह वैश्विक रूप में सामने आया है, जिसके कारण विभिन्न उद्योगों के विभिन्न देशों में स्थापित होने व रोजगार के अवसर को बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं 7वां नंबर सवाल पर। 7वां नंबर सवाल है आपका, ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा जो है आपका वह क्या है। तो समझिए ग्राम सभा क्या है। पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई
माना जाता है। किसे माना जाता है? तो ग्राम सभा को। पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई किसे माना जाता है? तो आपका ग्राम सभा को माना जाता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित करने का प्रावधान है। ग्राम सभा बैठकों की अध्यक्षता प्रधान अर्थात मुखिया द्वारा की जाती है। प्रधान की उपस्थिति रहने पर ग्राम सभा की अध्यक्षता उप प्रधान द्वारा की जाती है। ग्राम सभा अपना निर्णय खुद लेती है। ग्राम सभा के सदस्य ग्राम के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं जिनका नाम ग्राम सभा की मतदाता सूची में अंकित रहता है। ग्राम सभा के कार्य सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में आता है। तो आपको यहाँ सवाल पूछा गया, क्या ग्राम सभा क्या? ठीक है, यही सवाल है आपका, ग्राम सभा क्या है? तो इसे समझिए, आपका ग्राम सभा क्या है। पहली बात की ग्राम सभा जो है वो पंचायत व्यवस्था की मूल इकाई है। और ग्राम सभा जो है आपका इसकी बैठक की बात करें तो वर्ष में 2 बार इसकी बैठक आयोजित की जाती है। और सभी बैठकों का अध्यक्षता जो करेगा प्रधान अर्थात आपका मुखिया जो है बैठक की अध्यक्षता को आपका कौन करेगा? तो मुखिया आपका बैठक की अध्यक्षता को करेगा। अगर मुखिया की अनुपस्थिति रहे तो ग्राम सभा की अध्यक्षता उप प्रधान यानी कि उप मुखिया द्वारा की जाएगी। अर्थात जब बैठक में मुखिया की अनुपस्थिति रहेगी तो उस स्थिति में उप मुखिया अर्थात उप प्रधान द्वारा उस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। और ग्राम सभा जो है अपना निर्णय खुद ही लेती है। और ग्राम सभा के सदस्य ग्राम के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं, यानी 18 के जो व्यक्ति होते हैं, 18 से ऊपर के व्यक्ति भी आपका ग्राम सभा का क्या होता है? सदस्य होता है। और ग्राम सभा सदस्य होने के लिए आपको ग्राम सभा की मतदाता सूची में अंकित रहना पड़ता है। और ग्राम सभा का कार्य सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में आता है। ये बातें आपको ग्राम सभा के क्या है उसमें लिखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं 8वां नंबर सवाल को। शीत युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शीत युद्ध आपको याद होगा क्या कौन कौन से देश के बीच हुआ था? तो आपको पता होगा सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ था, जिसे यूएसए और यूएसएसआर के नाम से आप लोग जानते हैं। तो आपको पता ही होगा संपूर्ण कहानी क्या होगा। अभी हम लोग प्रश्न पर हैं तो सिर्फ प्रश्न उत्तर पर ही चर्चा करेंगे। शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय है ऐसी व्यवस्था से या ऐसी अवस्था से जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित व तनावपूर्ण हो किंतु वास्तविक रूप से कोई युद्ध ना हो रहा हो। सिंपल सी बात है, शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय यह होगा, क्या उसमें आपका 2 देश रहेगा, दोनों देश के बीच क्या होगा? वातावरण उत्तेजित व तनावपूर्ण होगा, यानी कि वातावरण ऐसा रहेगा दोनों के बीच क्या लड़ाई होने की संभावना रहेगी किंतु वास्तविक रूप से कोई भी युद्ध नहीं होगा। तो आपका वह शीत युद्ध है। क्या शीत युद्ध से समझा आप लोग? जब 2 देश रहेगा और दोनों देश की अगर वातावरण की बात करें तो बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी रहती है और वातावरण उत्तेजित और तनावपूर्ण रहेगा, लगेगा अब युद्ध होगा, लेकिन आपका युद्ध नहीं होगा। इसे ही हम लोग कहेंगे क्या? शीत युद्ध कहेंगे, यानी कि वास्तविक रूप में आपका युद्ध नहीं होता है, बातों बातें पर युद्ध होती रहती है, लेकिन आपका वास्तविक रूप से युद्ध ना होगा। बात को आगे तक बढ़ाएगा, वो इसे चोर बोलेगा, वो सो बदमाश हो। इसी प्रकार से आप लोग गांव देहात में जो झगड़ा देखते हैं क्या उसमें बात होती है लेकिन लड़ाई नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से आपका 2 देश के बीच बातों में लड़ाई होती है लेकिन उस स्थिति में उसमें युद्ध ना होता है, तो इसी स्थिति को आप लोग क्या कहेंगे? शीत युद्ध कहेंगे। अर्थात शीत युद्ध से हमारा अभिप्राय है ऐसी व्यवस्था से या अवस्था से है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वातावरण उत्तेजित व तनावपूर्ण हो किंतु वास्तविक रूप से कोई युद्ध ना हो रहा हो। समझिए कि शीत युद्ध किस प्रकार से हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब से कब तक हुआ था आपको पता होना चाहिए। 1939 से 1945 तक आपका क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ, रूस और अमेरिका 2 बड़ी ताकत बनकर उभरा। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके सामने आपको क्या जानकारी मिलती है? सोवियत संघ, रूस, ठीक है, सोवियत संघ, रूस और अमेरिका ये दोनों क्या है? 2 बड़ी ताकत बन के उभरता है। ठीक है, तो हालांकि द्वितीय विश्व के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ मिलकर फांसीवाद को हराया था। अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था? ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ ये तीनों मिलकर फांसीवाद को हराया था। लेकिन युद्ध के बाद उनमें टकराव उत्पन्न होने लगा, अर्थात सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है? टकराव उत्पन्न होने लगता, मतभेद होने लगा, जिससे इनका संबंध बिगड़ने लगा। और इसी टकराव, तनावपूर्ण स्थिति तथा मतभेद को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात, शीत युद्ध होता क्या आप लोग समझे क्या? जब 2 या 2 से अधिक देश अपने बीच की वातावरण को उत्तेजित व तनावपूर्ण रखेगा किंतु वास्तविक रूप से युद्ध नहीं करेगा, तो वह होगा आपका शीत युद्ध। और शीत युद्ध का एक उदाहरण समझे क्या? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सोवियत संघ
सोवियत संघ, रूस और अमेरिका दो बड़ी ताकत बन के उभरता है। अगर बात करें तो सोवियत संघ, रूस और अमेरिका दोनों मिलकर आपका फांसीवाद को हराया था। लेकिन क्या होता है, सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच किसी बात पर टकराव उत्पन्न होने लगता है, मतभेद होने लगता है, जिससे इनका संबंध बिगड़ने लगता है। और इसी टकराव तनावपूर्ण स्थिति को हम लोग मतभेद को शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना है आपका शीत युद्ध क्या है। आई होप यह जो सवाल था आपको संपूर्ण अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब आता है लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है, अर्थात लोकतंत्र में वोटिंग का क्या महत्व है। तो चलिए चर्चा करते हैं लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। ठीक है, लोकतंत्र में मतदान का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि मतदान ही लोगों को एक अवसर देता है सही प्रतिनिधि चुनने का। आप लोग ग्राम पंचायत में देखते होंगे क्या ग्राम पंचायत के चुनाव होता है वो 5 साल के बाद होता है, यानी 5-5 वर्ष पे, प्रत्येक 5-5 वर्ष पे होता है। यानी कि इसी में आप लोग देखते हैं कि मतदान के द्वारा ही लोग अपना अवसर देता है, किसी सही प्रतिनिधि को चुनता है। तो वही लिखता है यहाँ क्या, लोकतंत्र में मतदान का महत्वपूर्ण स्थान देता है क्योंकि मतदान ही लोगों को एक अवसर देता है सही प्रतिनिधि चुनने का। हमारा मत ही देश का भविष्य तय करता है। अतः लोकतंत्र का प्राण यदि मतदान को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। अतिशयोक्ति मतलब होता है आपका बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात। अर्थात लोकतंत्र का प्राण अगर हम लोग लोकतंत्र का प्राण अगर मतदान को बोल दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग यानी मतदान के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को चुनते हैं जो हमारा प्रतिनिधि होता है, वह हमारे देश की या हमारे राज्य की या हमारे पंचायत की विकास करता है। अर्थात हमारा मत ही देश का भविष्य को तय करता है। अतः लोकतंत्र की प्राण हम लोग मतदान को कह सकते हैं। ठीक है, 18 वर्ष पूरा होने पर कोई भी व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकता है। इसमें राजनीतिक दल तथा चुनाव आयोग की भूमिका होती है। आपको पता होगा क्या वयस्क मताधिकार के बारे में, जिसमें कि 18 वर्ष पूरे होने पर कोई भी व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकता है जिसका मतदाता सूची में नाम अंकित हो। यानी 18 वर्ष पूरा होने पर व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकता है। और राजनीतिक दल तथा चुनाव आयोग की भूमिका होती है। यानी कि राजनीतिक दल और चुनाव में किसकी भूमिका होती है, राजनीतिक दल और चुनाव आयोग की। जातीय व्यवस्था तथा धर्म अथवा संप्रदाय भारतीय आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे भारतीय मतदान व्यवहार को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। पहले आपको हम लोग बता चुके हैं कि जातीय व्यवस्था जो है यानी सांप्रदायिकता जो है हमारे लोकतंत्र को क्या क्या कमजोर किया, क्योंकि कई क्षेत्रों में क्या मतदान का आधार क्या बन गया है, धार्मिक पहचान बन गया है। इसलिए आपको यहाँ कहा जा रहा है कि जातीय व्यवस्था तथा धर्म अथवा संप्रदाय भारतीय आम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसे ही हम लोग भारतीय मतदान व्यवहार को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। कौन, तो वही आपका सांप्रदायिकता। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। क्या लोकतंत्र में मतदान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि मतदान लोगों को ही अवसर देता है, लोगों को एक अवसर देता है सही प्रतिनिधि चुने और अपना भविष्य को तय करे। अर्थात वह देश का भविष्य को तय करता है। अतः लोकतंत्र का प्राण यदि मतदान को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 18 वर्ष पूरा होने पर कोई व्यक्ति चुनाव में मतदान कर सकता है। और सांप्रदायिकता जो है भारतीय मतदान व्यवहार को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल हमारा क्या है। ठीक है, 10वां सवाल है आपका केंद्र शासित राज्य क्या है। यानी कि जो राज्य जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, तो उसे कौन केंद्र शासित राज्य को हम लोग कौन से राज्य को केंद्र शासित राज्य कहेंगे या केंद्र शासित राज्य क्या है। आप लोग बताएंगे भारत में अभी वर्तमान समय में केंद्र शासित राज्य कितने हैं, कमेंट में आप लोग हमें अवश्य बताएंगे। केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र, याद रखेंगे केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र, तीनों में कोई पूछे आपका एक ही होगा आंसर केंद्र शासित वाला। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र, ये तीनों आपका एक ही है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पहला, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा संघ क्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश क्या है, भारत की संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकार होती है। भारत में जो राज्य हैं उनमें चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन आपका केंद्र शासित प्रदेश में सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। यानी कि भारत के राज्यों में जो चुनाव सरकार होती है जिस राज्य में, उसमें क्या होते हैं, चुनी हुई सरकार का शासन होगा। लेकिन अगर किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया हो तो उसमें सीधे सीधे आपका भारत सरकार का शासन होगा। भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक
सरकार प्रशासक या उपराज्यपाल का नियुक्ति करता है। यानी कि भारत के राज्य में सभी राज्य अपनी चुनी हुई सरकारें होती है, लेकिन किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो गया तो उसमें सीधे सीधे आपका केंद्र सरकार के द्वारा वह शासित होगा। और भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में क्या करता है, एक सरकारी प्रशासक अर्थात उपराज्यपाल का नियुक्ति करता है। और उपराज्यपाल की नियुक्ति आपका कौन करता है, आपको अभी तुरंत बताया क्या कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर सवाल को, बहुत ही सिंपल सवाल कि जल प्रदूषण के क्या कारण है। एक ही बार इस सवाल को पढ़ेंगे, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, समझाने में इसमें कोई भी बात ही नहीं है। जल प्रदूषण के अनेक कारण हैं, इनमें से कुछ कारण निम्नलिखित है। कृषि क्षेत्र में अनेक रसायन का उपयोग होता है। यह रसायन वर्षा से घुलकर नदियों, झीलों, तालाबों आदि मिल जाता है और जल को प्रदूषित करता है। तो पहली बात करेंगे जल प्रदूषण क्या कारण है, तो आपको सबसे पहले लिखना जल प्रदूषण के अनेक कारण, जो उनमें से निम्नलिखित कारण, इनमें से कुछ कारण जो है निम्नलिखित है, और आपको नंबर वाइज नंबर लिखना है। पहला लिखना है कृषि क्षेत्र में अनेक रसायन का उपयोग होता है, और जब वर्षा होती है तो वह सभी घुल मिलकर नदियां, झीलों, तालाबों और आदि मिल जाते हैं, जिससे जल आपका क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। सेकंड बात है नदियों में नगरों का मल जल, औद्योगिक कचरा जल स्रोतों का सबसे बड़ा प्रदूषक है। यानी कि नदियों में आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में क्या किया जाता है, जितना भी रासायनिक उर्वरक फैक्ट्री हो उन सभी का कचरा जो निकलता है उसे डायरेक्ट आपका कोई नदियों से जोड़ दिया जाता है। इसलिए यह सबसे बड़ा प्रदूषक आपका क्या है, औद्योगिक कचरा, मल जल, जल स्रोतों का सबसे बड़ा प्रदूषक है। इसको लिखना है। तीसरे में आपको लिखना है क्या आणविक ऊर्जा के प्रयोग से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित करता है। यानी कि आपका आणविक ऊर्जा का जब प्रयोग होता है तो रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या करता है, उसमें जल को आपका प्रदूषित करता है। नदियों के तट पर धार्मिक तथा सांस्कृतिक अनुष्ठानों से भी आपका क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। गांवों और शहरों में शौचालय की कमी से भी आपका जल प्रदूषित होता है। सिंपल सी बातें आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको हम 12 नंबर सवाल पर दिखाते हैं कि 12 नंबर सवाल आपका क्या है। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल को आप लोग देखिए, क्या प्रत्यक्ष राजतंत्र से आप लोग क्या समझते हैं। प्रत्यक्ष राजतंत्र जो है इससे आप क्या समझते हैं। तो लोकतंत्र के दो रूप है। सबसे पहली बात, लोकतंत्र का दो रूप है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। याद रखेंगे आपका लोकतंत्र का जो है वो आपका दो रूप है, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा आपका है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र आपका दो रूप है, लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्राचीन यूनान के नगर में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी। सिंपल सी बात है, प्राचीन जो यूनान की नगर थी वह आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र की उसमें व्यवस्था थी। ठीक है, इस तंत्र के अंतर्गत देश के सभी नागरिक एक स्थान पर एकत्रित होकर सरकार के मामलों पर विचार करता है और वाद विवाद तथा निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि को चुने जाने की आवश्यकता नहीं होती। नागरिक प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण कर निर्धारण अधिकारियों की नियुक्ति आदि का निर्णय लेता है। इनका उदाहरण स्विट्जरलैंड है। सिंपल सी बात आपको लिखना है, प्रत्यक्ष राजतंत्र से आप क्या समझते पूछा जाए, लिखना है आपको लोकतंत्र का दो रूप है, पहला है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। बात करें जो आपका प्राचीन यूनान का नगर था उसमें आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। उनके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, लिखना है क्या इस तंत्र के अंतर्गत अर्थात प्रत्यक्ष राजतंत्र के अंतर्गत सभी नागरिक क्या होगा, एक स्थान पर एकत्रित होगा, सरकार के मामला पर विचार करेगा और खुद क्या करेगा, विवाद तथा निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा। क्या करेगा, सरकार के मामलों में विचार करेगा। एक स्थान पर सभी व्यक्ति मिलकर, जिस देश के अंतर्गत प्रत्यक्ष राजतंत्र होगा यानी कि सरकार के मामले पर वह विचार सभी व्यक्ति एक स्थान पर मिलकर करेगा और खुद ही विवाद तथा निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेगा। इस व्यवस्था में आपका चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि चुने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। याद रखेंगे, प्रत्यक्ष राजतंत्र में आपका चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि को चुने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नागरिक प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण करेगा, कर का भी निर्धारण करेगा, अधिकारियों की भी नियुक्ति करेगा, आदि का निर्णय करेगा। अगर बात करें तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण की बात करें तो वह आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होगा, चुनाव का कोई भी झमेला नहीं होगा। इसमें कोई भी सरकार के मामला होगा उसमें सभी व्यक्ति एक जगह एकत्रित होगा। देश में जो भी नीति निर्माण करना है, ये देश में किसी भी प्रकार की
किसी भी समस्या का निदान करना है तो संपूर्ण देश का मिलकर नागरिक करेगा, या कानून निर्माण करेगा, या कर निर्धारण करेगा, या अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, तो वह आपका संपूर्ण तरीका से संपूर्ण नागरिकों को मिलकर करना होगा। और इसकी उदाहरण की बात करें, प्रत्यक्ष राजतंत्र अभी वर्तमान में किस जगह पर है, तो आपका स्विट्जरलैंड देश है, वहीं पर है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या पंचशील क्या है? पंच मतलब क्या होता है? पांच, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें पांच शील होगा, उसको समझना है। ठीक है, पंचशील का अर्थ है पांच सिद्धांत। क्या समझे? पंचशील का क्या अर्थ है? पांच सिद्धांत। यह सिद्धांत हमारी विदेश नीति का मूल आधार है। इन पांच सिद्धांत के लिए पंचशील शब्द का सबसे पहले 29 अप्रैल 1954 में किया गया था। यह ऐसे सिद्धांत हैं कि यदि इन पर विश्व के सब देश चले तो विश्व को शांति स्थापित हो सकती है। और यह पांच सिद्धांत निम्नलिखित है। सिंपल सी बातें क्या है, पंचशील का अर्थ है कि पांच सिद्धांत, और यह सिद्धांत क्या है, हमारी जो विदेश नीति है उसका क्या है, मूल आधार है। और इन पांच सिद्धांत का जो पंचशील शब्द है, इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वह 29 अप्रैल 1954 में किया गया था। अगर बात करें तो पंचशील सिद्धांत एक ऐसा आपका सिद्धांत है, यदि सभी देश इन पर विश्व या संपूर्ण देश चलेगा तो विश्व में क्या होगी, शांति स्थापित हो सकती है। तो बात करें वो कौन कौन सी पंचशील सिद्धांत है, यानी कि पांच सिद्धांत है जिससे हमारे देश में या संपूर्ण देश में विश्व शांति स्थापित हो सकती है। और सबसे पहले आपका पंचशील शब्द का जो प्रयोग किया गया था वह 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में किया गया था। देखते हैं वो पांच सिद्धांत क्या है। तो पांच सिद्धांत में पहला बात आता है क्या, एक दूसरे के अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना। दूसरा बात, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, यानी किसी देश का दूसरे देश पर आक्रमण ना करना। एक दूसरे के आंतरिक मामला, यानी कि एक दूसरे के घरेलू मामला जो होता है, देश का घरेलू मामला है, उसमें आपको हस्तक्षेप ना करना है। चौथा बात यह है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को मानना, यानी कि जो सिद्धांत है इसके सिद्धांत को आपको मानना। आपस में समानता और मित्रता को बनाए रखना। यह है आपका पांच सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या था कि एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। चौथा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को मानना। पांचवा, आपस में समानता और मित्रता को बनाए रखना। भारतीय नेताओं और विशेषकर जवाहरलाल नेहरू ने उपर्युक्त सिद्धांत पर चलने से अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित किया जा सकता है। भारतीय नेताओं विशेषकर जवाहरलाल नेहरू के अनुसार क्या है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार उपयुक्त सिद्धांत पर अगर देश चलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित किया जा सकता है। तो आप लोग पंचशील सिद्धांत क्या है, तो पांचों आप लोग याद रखेंगे और ऊपर में जो इसका इंट्रो था उसे लिख देंगे तो आपको 2 का 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। आई होप आपको ये पूरी अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। भारत की परमाणु नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है? सिंपल सा एक बार पढ़ेंगे, उनके बाद आपको समझाएंगे। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, सिंपल बातें हैं। भारत की परमाणु नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? भारत की परमाणु नीति मुख्यतः आत्मरक्षा यानी देश की रक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। भारत की जो परमाणु नीति है वह क्या किया गया है, आत्मरक्षा और रक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका आधार है कि हमारा देश पहले परमाणु हथियार का आक्रामक रूप में प्रयोग नहीं करेगा। यदि उकसाया गया तो अपने आत्मरक्षा में अपने परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा। 18 मई 1974 को भारत सफल भूगर्भीय परमाणु विस्फोट करके विश्व का छठा परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण के तथा अपनी विदेश नीति को घोषित किया। तो भारत के परमाणु नीति के बारे में आपको अगर पूछा जाए आपको लिखना है, भारत की परमाणु नीति जो है मुख्यतः वह आत्मरक्षा यानी देश की रक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसका आधार यह है कि यह परमाणु हथियार का जो आक्रामक रूप से प्रयोग होता है वह पहले नहीं करेगा। अगर यदि कोई देश इस पर करे, अगर जो परमाणु नीति है उसके विरुद्ध कोई देश चले, यानी कोई भी देश परमाणु हथियार से आक्रामक रूप में प्रयोग नहीं करेगा। पर यदि अगर भारत को उकसाएगा तो भारत आत्मरक्षा में अपना परमाणु हथियार का प्रयोग निश्चय ही करेगा, यानी कि निश्चित ही आपका करेगा। यानी कि कोई भी देश भारत पर आक्रामक रूप में प्रयोग अगर परमाणु हथियार का करेगा तो उस पर भारत निश्चित रूप से ही परमाणु हथियार का प्रयोग करेगा। यही आपका भारत की परमाणु नीति है। अगर बात करें क्या भारत की परमाणु नीति की, तो 18 मई 1974 को भारत सफल भूगर्भीय परमाणु विस्फोट करके विश्व का छठा परमाणु संपन्न राष्ट्र बना था। और दूसरा आपका परमाणु विस्फोट जो किया था मई 1998 में किया था, वह कहाँ किया था आपको पता होगा, पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया तथा अपनी
नीति को घोषित किया। यानी कि भारत की नीति के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि अगर हमारा देश पर पहले परमाणु हथियार का आक्रामक रूप से प्रयोग नहीं करेगा, हमारा देश जो है क्या पहले कोई भी देश पर परमाणु हथियार का आक्रामक रूप से प्रयोग नहीं करेगा। यदि अगर उसे उकसाया गया तो आत्मरक्षा में अपने परमाणु हथियार का प्रयोग यह निश्चय ही करेगा। और 18 मई 1974 को भारत पहला परमाणु सफल जो होता है, उसके बाद आपका विश्व का छठा परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाता है भारत। और दूसरा प्रयोग करता है मई 1998 में भारत ने पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण करता है तथा अपनी नीति, इसी समय भारत अपना नीति को क्या करता है, घोषित करता है। चलिए नेक्स्ट और अंतिम सवाल को आप लोग देखिए, क्या भूमंडलीय तापन क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, सिंपल सा आपको पता होगा, 10th में भी ये सवाल था। विज्ञान के बढ़ते कदम से कल कारखानाओं मोटर वाहनों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सिंपल सी बात है, विज्ञान पर जिस प्रकार से अभी बढ़ रहा है कदम, उनके तो कल कारखाना और मोटर वाहनों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इनके द्वारा उत्पन्न धुआं, यानी कल कारखाना आप जानते हैं धुआं होता है, गर्म वाष्प होता है, ताप वातावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके कारण धरती पर ताप यानी कि गर्मी जो है काफ़ी बढ़ गई है। धरती के ऊपर धुआं एवं धूलकणों की परत सी धरती के ऊपर क्या हुआ है, धुआं व धूलकण की परत धरती की गर्मी अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है। फलतः धरती हरित गृह प्रवाह को कारण गर्म होती जा रही है। भूमंडलीय तापन इसी का नाम है। सिंपल सी बात के भूमंडलीय तापन क्या है, तो विज्ञान के बढ़ते कदम, कल कारखाना, मोटर वाहनों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इनके द्वारा उत्पन्न धुआं गर्म वाष्प के कारण क्या हुआ है, ताप वातावरण प्रभावित करता है। इसके कारण धरती पर क्या हुआ है, ताप यानी गर्मी काफ़ी बढ़ गया। धरती के ऊपर जो धुआं या धूलकण की बात करें तो इसकी धरती से गर्मी अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाती है। फलतः धरती आपका क्या करता है, हरित गृह प्रवाह के कारण क्या होता है, गर्म होते जा रहा है। और इसे ही हम लोग भूमंडलीय तापन के नाम से जानते हैं। आई होप आपको 15 सवाल सिंपल सा शब्दों में जो आपको हम समझाए वो समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली संपूर्ण वीडियो आपको तुरंत ही मिलते रहें। और बगल में जो आपका बेल आइकन घंटी बन के आएगा उसे ऑल पर सेट कर देता, किसी भी वीडियो अगर आपको हम वीडियो को यूट्यूब चैनल पर हम अपना यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकते हैं। तो बगल बेल आइकन को दबा उसे ऑल पर सेट कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को जरूर ही लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हाँ, अगर आपको बता दें कि इसका PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।